हेलो अखिलेश सर। हेलो हेलो डॉक्टर अखिलेश सर। So shall we start, sir? Yes, madam. Welcome. Welcome, sir. वेरी गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते टू वन एंड ऑल। मैं डॉक्टर मनीषा राणा आज के ज्ञान गंगा के 116वें सत्र में उपस्थित सभी श्रोतागणों का, आदरणीय गवर्निंग बॉडी मेंबर्स का एवं आदरणीय गुरुजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सभी व्यूअर्स जो देश के विभिन्न कोनों से हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वेबिनार की शुरुआत करने से पहले हमारे प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक आदरणीय गवर्निंग बॉडी मेंबर वैद्य श्री रविंद्र त्रिगुणा जी सर, गवर्निंग बॉडी मेंबर आरएवी, तथा वैद्य मनोज नेसरी जी सर, आयुर्वेद सलाहकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आदरणीय वैद्य डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय जी सर, आयुर्वेद सलाहकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एवं निर्देशक आरएवी, इन सभी का बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं प्रणाम व्यक्त करती हूँ। आज के इस सत्र में प्रमुख वक्ता के तौर पर हमारे बीच में वरिष्ठ डॉक्टर अखिलेश भार्गव सर उपस्थित हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विभिन्न आधुनिक युग में विभिन्न बीमारियों से बहुत सारे प्राणी ग्रस्त हो रहे हैं तथा कैंसर एक ऐसा जटिल रोग है जिसका ना तो इलाज संभव है और ना ही बहुत सारे लोग इससे जूझ पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि उचित समय पर औषधि ना मिल पाना या वित्त राशि का अभाव हो पाना या फिर सही समय से सही सलाहकार का ना मिल पाना। जहाँ तक कि आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद देश विदेश में बहुत सारी तरक्की कर रहा है। इवन जनसाधारण जो लोग हैं उन्होंने पूर्णतः आयुर्वेद को अपना लिया है। तो आयुर्वेद किस तरह से हमारी कैंसर से लड़ने में सहायता कर सकता है, सिर्फ कैंसर ही नहीं, डी एडिक्शन में भी आयुर्वेद किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है, यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। सर इसी पर प्रकाश डालने वाले हैं। हमारे जो मुख्य वक्ता है उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण मैं आपको यहाँ से देना चाहती हूँ। डॉक्टर अखिलेश भार्गव सर देश के ख्यातनाम केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से एमएस सर्जरी एवं पीएचडी हैं। वर्तमान में सर राष्ट्रीय अष्टांग आयुर्वेदा कॉलेज इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष शल्य तंत्र के रूप पर कार्यरत हैं। में सर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में सेवाएं अपनी दे चुके हैं। इंदौर स्थित अष्टांग आयुर्वेदा हॉस्पिटल में गंभीर रोगों की आयुर्वेद द्वारा चिकित्सा एवं कैंसर के मरीजों का आयुर्वेद द्वारा उपचार तथा जो भी ना भरने वाले घाव हैं उनका आयुर्वेद पद्धति द्वारा संपूर्ण तौर पर इलाज कर चुके हैं। ऐसे मरीज आयुर्वेद द्वारा लाभ उठा चुके हैं। कोरोना काल में जब इस बीमारी के खिलाफ कोई दवाई नहीं थी, उस समय भी प्रशासन के सहयोग से सर ने भीषण गर्मी में पीपीई किट पहनकर लोगों को दवाइयां मुफ्त में मुहैया करवाई। यही नहीं, सर और उनकी वाइफ जो है, मैडम जो है, वो दोनों ही कोरोना से ग्रस्त होते हुए भी उचित प्रिकॉशंस लेते हुए सर ने आयुर्वेद कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यही नहीं, उनकी 10 वर्षीय बेटी जो कि इतनी कम आयु में भी उन्होंने कोरोना के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचाते हुए लोगों को इसके बारे में जागरूक किया तथा लोगों ने इसका लाभ भी उठाया। तथा इसके अलावा सर ने जो भी दैनिक दिनचर्या में सुधार किए जा सकते हैं इसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी। सर समाज सेवा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कर चुके हैं, इसके लिए उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। सर ने निःशुल्क कैंप, दवाइयां इत्यादि का वितरण भी किया है। कैंसर की जागरूकता के लिए सर ने विभिन्न आर्टिकल, सेमिनार, लेक्चर्स द्वारा लोगों को जागरूक किया है। इसके अलावा स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर के लिए भी महिलाओं को व्याख्यान दिए हैं। आप अभी पोस्टर विवरण के माध्यम से नशा मुक्ति पर भी कार्यरत हैं एवं अपने लेख के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के 50 से अधिक सेमिनार में आप अपना व्याख्यान दे चुके हैं। पत्र पत्रिकाओं में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता के लिए 40 आर्टिकल सर के अभी तक छप चुके हैं। कोरोना के समय 20 वेबिनार में आपने व्याख्यान दिए हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए 60 आर्टिकल सर के पब्लिश हो चुके हैं। इंदौर में आप अनेक समाजसेवी संस्थाओं से जुड़कर लगातार कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन सर्वाधिक मरीजों को सलाह एवं चिकित्सा देने के लिए आयुक्त महोदय आयुष विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2018 में कैंसर पर कार्य करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आप सम्मानित किए जा चुके हैं। आपको पत्रकार समूह कर्म साक्षी के द्वारा सम्मानित एवं नई दुनिया इंदौर के द्वारा कोरोना काल में सेवाएं देने के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है।
इसके अलावा आयुष ग्राम योजना में ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाकर तथा सशस्त्र पुलिस कर्मियों को स्वस्थ रहने के लिए एवं नशा मुक्ति हेतु अब व्याख्यान देकर जागरूक भी कर चुके हैं। सर, आपका एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस आज के सत्र में, और मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने बहुमूल्य शब्दों द्वारा हमें हमारे सभी श्रोतागणों को लाभान्वित करें। आरएवी की संपूर्ण टीम में श्रोतागण की तरफ से आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन है सर। Thank you, madam. Am I audible, madam? Yes, sir. You are audible, sir. We are sharing. Okay. Thank you for sharing your view. Today we'll discuss about the cancer and de-addiction. ये टॉपिक हमने इसलिए चुना है क्योंकि हम जब भी देख रहे हैं कि जो हमारे पास मरीज आते हैं कैंसर के, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में हमने एक कैंसर की यूनिट खोली हुई है जहां पर लगभग 400 से 500 मरीज कैंसर के आते हैं इलाज कराने के लिए वर्ष भर में। तो जो हेड एंड नेक कार्सिनोमा के जो पेशेंट्स हैं, दे आर एडिक्टेड विद एनी टाइप ऑफ सिगरेट, टोबैको, गुटखा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कि यदि हम चाहते हैं कि कैंसर से रोगियों को बचाया जाए तो निश्चित रूप से पहले उनको उनके जो नशे है उससे दूर रखा जाए, तभी हम कैंसर जैसी बीमारियों पर कंट्रोल पा जा सकते हैं। क्योंकि यदि हम केवल वेट करेंगे कि कैंसर का पेशेंट हमारे पास आएगा और उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, इससे पहले आज बड़ी आवश्यकता यह है कि हम कैंसर के जो कारण हैं उन कारणों को दूर करें, चाहे वो नशा हो या जो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं हम खेती में, उनके द्वारा हम जितने भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उनका हो, या हम जितने भी भोजन पदार्थ हैं उनमें जो जैसे मान लीजिए हम नमक का सेवन कर रहे हैं, कुछ लोग नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, जबकि एक रूटीन में 5 ग्राम पर डे से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। रेड मीट खाने से कोलन के कैंसर के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण, जैसे हम कहते हैं कि कैंसर का कारण जीन स्तर पर होता है, डीएनए लेवल पर होता है, तो उस स्थिति पर आयुर्वेद बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे हमारे पास जितने मरीज आ रहे हैं वो फायदा ले रहे हैं। यदि हम असंक्रामक बीमारियों की बात करें, नॉन इन्फेक्शनल डिजीज की बात करें, तो लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोग प्रतिवर्ष विश्व में मरते हैं। उनमें से लगभग 8 मिलियन से अधिक, लगभग 96 लाख लोग कैंसर से मरते हैं और भारत में इसका बहुत बड़ा अनुपात है 8.17%। तो एक बड़ा अनुपात हम देख रहे हैं कि कैंसर के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर एपिडेमियोलॉजी 2020 के अनुसार 1 लाख लोगों में 94 मेल पेशेंट और 1 लाख महिलाओं में 103 फीमेल पेशेंट की संख्या पाई जाती है, जो एक बड़ा हिस्सा था। और ये मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में भी दिनों दिन कैंसर के मरीज आ रहे हैं और इस पर कंट्रोल करना आवश्यक है। भारत में बीमारियों को मरने का सबसे बड़ा दूसरा कारण देखें तो ये कैंसर ही है, 8.17%। भारत में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को सबसे ज्यादा पाया जाता है, 39%। यदि हम स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग के लिए 3 कैंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। हम देखते हैं कि यदि महिलाओं में यदि हम शुरुआती दौर में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकें तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी बात होती है। इसके लिए आवश्यकता है कि महिलाओं में जागरूकता फैलाई जाए। हम महिलाओं के बीच में जाते हैं, महिलाओं को वे ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में बताते हैं। प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या आ रही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा जा रहा है। यस्टरडे आई सीन पेशेंट और ब्रेस्ट कैंसर, उसकी माँ को, उसकी मौसी को और उसकी 2 बहनों को, बड़ी बहनों को कैंसर था। तो इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैंसर जा रहे हैं उन पर भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। कैंसर के बारे में महिलाओं को जो बताते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कि उनको लक्षण के बारे में सबसे पहले बताया जाता है, क्योंकि हमारे जो पेरीफेरी है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वहां पर महिलाओं को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हम वहां पर जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह ब्रेस्ट कैंसर का पता लगना चाहिए। हम उनको बताते हैं कि यदि उनके ब्रेस्ट से कोई रिसाव होने लगा है, ब्रेस्ट में यदि कोई लालपन आने लगा है, या कहीं पे कोई नोड उत्पन्न हो गई है, घटान हो गई है, या एक्जिला में कोई घटान उत्पन्न हो गई है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और ऐसी स्थिति में मेमोग्राम कराना चाहिए। 20 वर्ष से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें हर 3 वर्ष में मेमोग्राम, और 40 वर्ष से ऊपर जितनी महिलाएं हैं उन्हें प्रति वर्ष मेमोग्राम कराना चाहिए, ताकि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग को जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जा सके और उनका इलाज शुरू किया जा सके। सेल्फ एग्जामिनेशन का तात्पर्य यह है कि सभी महिलाओं को पीरियड खत्म होने के बाद में अपने कांच के सामने खड़े हो जाना चाहिए और
देखना चाहिए कि दोनों ब्रेस्ट में कोई अंतर तो नहीं आ गया है, या दोनों ब्रेस्ट के निप्पल में कोई अंदर तो धसा हुआ नहीं है, जिसे हम बोलते हैं कि इवर्टेड निप्पल, जो निप्पल धसा हुआ तो नहीं अंदर, क्या निप्पल से कोई डिस्चार्ज पास है, सीरम है या ब्लड तो नहीं आ रहा है, दोनों के आकार में कोई परिवर्तन तो नहीं हो गया है। तो हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस प्रकार के लक्षण बताते हैं ताकि उनको इस बीमारी की प्राथमिक अवस्था में ही पता चल सके और उनका इलाज हो सके। सर्विक्स कैंसर की यदि बात करें तो सर्विक्स कैंसर में भी आज हम देखते हैं कि महिलाओं में माहवारी के दौरान दिन का ज्यादा आना, दिन का नहीं आना, या महीने के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लड का आना, ये सारी समस्याएं आजकल सामान्य हो गई हैं। अभी हमने हॉस्पिटल में एक सैनिटरी पैड की एक मशीन लगाई है, तब मैंने वहां पे डाटा को थोड़ा डिस्कस किया तो मैंने देखा कि पूरे देश में 63% महिलाएं ऐसी हैं जो अभी तक पेड का यूज नहीं कर रही है। ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि जब ये इस प्रकार का पेड का यूज नहीं करती हैं और गंदे कपड़े का यूज करती हैं तो इस प्रकार इन्फेक्शन होकर के पेपिलोमा वायरस के द्वारा सर्विक्स कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आज ये बड़ी आवश्यकता है कि हमारे जो भी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको भी हम सर्विक्स के कैंसर से बचाने के लिए उसका वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है। हमने भारत सरकार से निवेदन भी किया है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको सर्विक्स का जो कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन है वो फ्री में उपलब्ध कराया जाए ताकि इससे महिलाओं को बचाया जा सके। पुरुषों में यदि प्रोस्टेट कैंसर की बात करें हम, तो पिछले कई समय से बहुत सारे मरीज इस तरीके से आते हैं हमारे ओल्ड एज पेशेंट, जो ये कहते हैं कि पेशाब कम आता है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब के टाइम दर्द होता है, या कभी कभी हिमेचुरिया अर्थात पेशाब में रक्त आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हम यूएसजी कराते हैं तो उनका पीएसए बढ़ा हुआ होता है, और ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट कैंसर के होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। और सामान्यतः इस प्रकार की स्क्रीनिंग जरूरी है। यदि बुजुर्ग लोगों में इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए और इसकी स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। कैंसर के साथ साथ हम नशा मुक्ति पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। यदि हम नशा मुक्ति को अपने स्तर पर रोक सके, यदि आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल से बच्चे जर्दा, बीड़ी, पान, तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। मरीज हमारे पास आते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं। लगभग 53% मरीजों को ने छोड़ना चाहा, लेकिन छोड़ने में मुश्किल होती है। तो आज हमारी आवश्यकता ये होती है कि हम विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न सामाजिक संगठन के माध्यम से हम उन लोगों पर रोक लगाएं जिनमें अभी तक धूम्रपान या नशा शुरू नहीं किया है। क्योंकि यदि एक बार छोटी उम्र में ही हम नशा स्टार्ट कर देते हैं तो एक लंबा समय नशा करने के लिए होता है, और उससे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कैंसर जैसी बीमारियां हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट वेलकम टू द हीलिंग वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेद। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से, स्वस्थ के व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरे अन्य किसी साइंस में इस तरह का वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। बहुत सारे दूसरे साइंस में के सेमिनार्स में मेरा जाना होता है, वहां पर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की बात नहीं की जाती कि स्वस्थ किस प्रकार रहा जाए, लेकिन आयुर्वेद ही है जो केवल ये बात करता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। अभी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की जो 2022 की थीम थी, हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसका तात्पर्य यही है कि हम हमारे किचन में जो मेडिसिन पाई जाती हैं, किचन में जो हम लगातार यूज कर रहे हैं, उनके द्वारा ही हम बीमारी को खत्म करने का किसी भी प्रकार का यूज करें। जैसे हम बात करें हल्दी, हल्दी को हम लगातार प्रयोग में ला रहे हैं, एंटी कैंसरस है, एंटी एलमेंटिक है, एनाल्जेसिक है, किसी प्रकार की जो विकृति होती है या किसी प्रकार का एलर्जी होती है उसमें काम करती है। श्री चित्रा तिरुवनंतपुरम इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम एवं आईसीएमआर द्वारा रिसर्च में पाया गया है कि कुरकुमिन एंटी कैंसरस है और इसका अमेरिकन पेटेंट भी हो चुका है। यदि हम घर की बनाई हुई चीजों के द्वारा, क्योंकि हम देखते हैं कि हजारों ऐसे गांव हैं जहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ऐसी अवस्था में हम हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी शहरी या ग्रामीण लोग हैं, हम उनको ये बताएं कि आपके घर में जो चीजें उपलब्ध है उन्हीं के द्वारा आप बहुत सारा इलाज कर सकते हैं। यदि हम उनको बात करें, कैंसर के पेशेंट को हम बताते हैं कि उन्हें 1 या 2 काली मिर्च का रोग प्रयोग करना चाहिए, इससे कैंसर से मुक्ति मिल सकती है। काली मिर्च में पाइपेरिन नाम का तत्व पाया जाता है जो कैंसर को बचाता है। हम प्राचीन काल से ही चाय में जैसे अदरक का प्रयोग करते आ रहे हैं, अदरक में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिन्हें हम जिनग्रोल और जिगोरोन कहते हैं। यह एंटी कैंसरस है और बीमारियों को कैंसर से बचाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही आयुर्वेद में कैंसर को कंट्रोल करने का बहुत सारा वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने 9वें अध्याय में यहाँ पे ग्रंथ अपच्य अर्बुद
श्रीपद गलगंड आदि नाम बताया है, वहां पर उन्होंने बताया है कि जो अर्बुद होता है उसकी संप्राप्ति किस प्रकार की है। थोड़ा सा संप्राप्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने बताया कि गात्र प्रदेशे क्वचितो दोषा सम्मूर्छिता मांसम अभिप्रदुष्य वृत्तम स्थिरम मंदुरजम महांतम अनल्पमूलम चिरुरध्यापकम कुर्वन्ति मांसोपचयम तु सोफम तत् अर्बुदम शास्त्रविदो वदन्ति वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेषा तत् जायते तस्य च लक्षणे ग्रंथे समानानि सदा भवन्ति। उन्होंने बताया कि शरीर में कहीं भी यदि दोष इकट्ठे हो जाते हैं तो वो दोष इकट्ठे होकर गोल आकार की एक ग्रंथि बना लेते हैं, जिसको हम अर्बुद कहते हैं या कैंसर कहते हैं। इसमें इन्होंने आचार्य ने मुख्य रूप से कफ के बारे में बताया है कि जब कफ दोष की अधिकता होती है, श्रोतोष में मंदाग्नि हो जाती है और श्रोतोरोध हो जाता है, तो हमें ऐसी मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा जो तीक्ष्ण हो और जो कफ की संप्राप्ति को खत्म कर सके। इस प्रकार की मेडिसिन को दूर करने में कैंसर को से राहत मिल सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद के जो ऑब्जेक्ट है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, आयुर्वेद बॉडी को मेंटेन को करता है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्य गस्य अनुबद्धस्य पर्याय आयु उच्चते। केवल कैंसर का जो मरीज होता है ऐसे नहीं, शारीरिक रूप से उसमें विकृति है, उसकी मन और आत्मा में भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके कैंसर के जितने भी मरीज आते हैं उनका हमारे साथ एक क्वेश्चन होता है कि मुझे क्यों, वाई एम आई, मुझे कैंसर क्यों हुआ। तो ऐसे में हमें उन्हें आध्यात्म के द्वारा और दर्शन के द्वारा बताना पड़ता है कि कैंसर से किस प्रकार निजात मिलती है, और जो हमारी सत्व जो चिकित्सा है उसके द्वारा हमें रोगी को सहायता मिलती है रोगी को सही करने में। कई बार मरीज हमारे पास आता है तो हम उसे ऐसे दूसरे कैंसर के मरीज को से भी मिलाते हैं जिन्हें हम कैंसर सर्वाइवर कहते हैं, जो कैंसर से लड़कर ठीक हो चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से मिल करके कैंसर का मरीज राहत महसूस करता है और उसे लगता है कि मैं कैंसर से ठीक हो जाऊंगा। नेक्स्ट, त्रयोपस्तम्भ इन आयुर्वेद है। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य बताया गया। दीज आर थ्री बेसिकल एलिमेंट। आहार हिताशी साथ मिताशी साथ, मतलब हितकर आहार करना चाहिए और मितकर आहार का सेवन करना चाहिए। आहार में औषधम, आहार ही औषध है। हम आज कई बीमारियों में देखते हैं कि जो यदि खाने पीने पर यदि कंट्रोल कर लिया जाए और यदि रोग के अनुसार खाने का सेवन किया जाए तो बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा उन पत्ते सती गदारता से किम औषध निसेवन है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में मैंने देखा है कि यदि हम आहार विहार का सही प्रकार से पालन करवाते हैं तो रोगी को जल्दी लाभ होता है। हम कैंसर का मरीज को ठंडी चीजें खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम कोई ठंडी चीज खाते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे मंद होती है। चूंकि कैंसर का जो ट्यूमर होता है वो अपनी एक सेपरेट ब्लड सप्लाई बना लेता है, इसलिए उसकी ग्रोथ तेजी से होती है। ऐसी स्थिति में हम मना करते हैं कि शुगर का सेवन कम करे, शक्कर का सेवन कम करे, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट वाली जितनी भी डाइट होती है वो कैंसर को बढ़ाने के लिए काम करती है। ऐसी स्थिति में हम उसको मना कर देते हैं कि आपको शुगर वाले कंटेंट ना खाएं, गुड़ वाले कंटेंट कम कर दें, अर्थात मीठी चीजें कम कर दें। क्योंकि हमने देखा है डायबिटीज, कैंसर और HIV के पेशेंट कॉम्बिनेशन पेशेंट है। हमारे पास जितने ही मरीज आते हैं उनकी यदि कई बार पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें डायबिटीज की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। तो यदि खान पान पर हम कंट्रोल, जैसे हम कहते हैं कि खटाई का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि जितने भी खटाई के प्रयोग करने के बाद में मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी से वो कम हो जाता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। तो आहार पे यदि हम विशेष ध्यान दें तो कंटिन्यू मरीज को फायदा हो सकता है। आहार के साथ साथ हम उसे ये बताते हैं कि कैंसर में वजन को नियंत्रित करना आवश्यक है। हम देखते हैं कि जो अभी भी ब्रेस्ट कैंसर की, एक सीए पैंक्रियास, सीए गॉलब्लैडर की जो महिलाएं आती है हमारे पास, उनका वजन ज्यादा होता है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। व्यायाम की बात करें, व्यायाम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बॉडी में हमारे डेफिनेटली रोजाना के रोजाना हम जितना भी काम करते हैं उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स बनने के बाद में वो बॉडी में कलेक्ट होते रहते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जीन के लेवल पे या DNA के लेवल पे कैंसर को उत्पन्न करते हैं। इसलिए व्यायाम करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सास के अनुसार व्यायाम जरूर करना चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी देखा गया है कि शराब के साथ यदि धूम्रपान करते हैं तो कैंसर की संभावना दुगनी हो जाती है। आजकल हमारे पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है। प्लास्टिक में गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। प्लास्टिक में बिस्फिनोल ए नाम का केमिकल पाया जाता है जो कोशिकाओं की संरचनाओं को विकृत कर देता है। नींद की यदि बात करें तो लगातार हमें 8 घंटे की नींद तो लेना ही चाहिए। कैंसर की स्क्रीनिंग भी यदि आवश्यक है। खाने की मात्रा करते हैं तो हम पेशेंट को बताते हैं कि तो कुछ सब्जियां
ऐसी होती हैं जो कैंसर लड़ाका सब्जियां, जो कैंसर में फायदेमंद होती है। जैसे हम बात करें कि पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये सब सब्जियां हैं, ब्रोकली है, ये कैंसर लड़ाका सब्जियां हैं। टमाटर का प्रयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं। टमाटर में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जो प्रोस्टेट के कैंसर के लिए फायदेमंद होता है। लहसुन की बात करें, ये तो हमने देखा ही है कि लहसुन हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में, थायराइड में, ये सब में काम करता है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी में लहसुन खाने से पेट का, आहार नली का, आमाशय का कैंसर कम होता है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड एंटी कैंसर है। जो लहसुन एक्चुअली क्या करता है, मिट्टी जो होती है, जिस मिट्टी में लहसुन उगता है, उस मिट्टी से सल्फर को एब्जॉर्व करता है, और सल्फर जो होता है वो एंटी कैंसरस है, इसमें फायदा करता है। यदि हम गोभी की बात करें, कैबेज की, इसमें एंथोसाइनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो कैंसर के लिए फायदेमंद है। तो इस प्रकार की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कैंसर में फायदेमंद करती है। तो हम ये त्रय उपस्तंभ के बारे में बातें कर रहे थे। निद्रा यत्तम सुगम दुगम पुष्टि कारसम बलाबलम। निद्रा यदि आपकी परफेक्ट नहीं है तो अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कम से कम 8 घंटे की नींद आवश्यक है। और यदि पेशेंट नींद नहीं ले पा रहा था, उसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, सर्पगंधा है, जटामांसी है, और भी जितने भी रसायन है उनका कन्वर्ट करते हैं कि इसकी यदि नींद सही आएगी तो बीमारी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में डिब्बाबंद भोजन का ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जिन्हें हम बिस्फिनोल सोडियम बोलते हैं। इनमें ओमेगा 6 होता है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। पहले के समय में हम क्या करते थे, सरसों का तेल मिलाते थे, या नमक की डली डाल देते थे, या हल्दी डाल देते थे, तो ये सारी चीजें खराब होने से बचाते थे। लेकिन अभी हम क्या है कि लगातार कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। पिछले कई समय से मैं देख रहा हूँ कि लोग अखबारों में खाना खाते हैं, अखबारों में नाश्ता करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इसके लिए एक अभियान भी चलाया कि अखबार पे नहीं खाना। एक्चुअली अखबार में जो स्याही होती है, वो उसमें एक आइसोब्यूटाइल फटालेट नाम का केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। जबकि ये आम जनता को पता नहीं है। आम जनता को हमें जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें जो स्याही होती है, उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। आजकल हम देख रहे हैं दीपावली आ रही है। दीपावली के समय पर हम एक अभियान चलाते हैं। हम देखते हैं कि बाजार में जितनी भी मिठाइयां मिल रही हैं, उसमें क्या होता है, कलर्ड मिठाइयां मिल रही हैं, जबकि मावे का रंग तो सफेद होता है। तो कुछ के दुकानदार क्या करते हैं कि मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए उसमें कलर मिलाते हैं, और इस कलर में मेटालिन सेफोलाइट नाम का केमिकल पाया जाता है, जो आंत का, लीवर का, किडनी का और गले के कैंसर का कारण बनता है। तो हमें ऐसी मिठाइयों पर रोक लगाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसी मिठाइयां ना करिए, क्योंकि सरकार का काम केवल अवेयरनेस फैलाना है। यदि आप देखते हैं तो सिगरेट का जो पैकेट होता है, सिगरेट के पैकेट पर 80% पर एक कैंसर का फोटो बनाया हुआ है। सरकार जागरूकता फैला सकती है, क्योंकि यदि हम चाहें कि नशा मुक्ति हो जाए, नशे को एकदम बंद किया जा सके, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि यदि आज हम नशे को बंद कर देते हैं, पूरा जीरो लेवल पे लेकर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में नशा करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि उनको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, उनको इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले हम जागरूकता फैलाएं। जागरूकता के माध्यम से हम लोगों में सिगरेट, पान, बीड़ी, तंबाकू, इन सबको दूर करें, तो हम सफल हो पाएंगे हमारी मुहिम में। ब्रह्मचर्य, नो डाउट। नेक्स्ट। हर घर के किचन में मौजूद आयुर्वेदिक दवाइयां, इनका औषधीय प्रयोग हमें बताना होगा। देखिए, आज हमारी ये राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से हम गांव में जाते हैं लोग, क्योंकि हर गांव में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हम उनको बताते हैं कि घरों में जो औषधियां हैं उनका प्रयोग करके वो किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शिगरू, जिसे कहते हैं सहजन या मुनगा, हर घर में इसको लगाने के निर्देश दिए थे। हम घरों में जाते थे, लोगों को बताते थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, और इसके जो पत्ते होते हैं उनको काढ़े को उबाला जा सकता है, जो हड्डियों के रोगों में काम आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम आता है। इसकी जो फली होती है, उसका जो गूदा होता है, उसमें 300 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। तो ये परफेक्ट चीज है। तो हमें बताना पड़ता है कि लोगों को कि जिस प्रकार हम ये बात करें कि महामारी के समय में जो जो डेक्स्ट्रोमेनेरिया होता है, जो दर्द के साथ में ये रिसाव होता है, उसमें यदि राई चूर्ण का प्रयोग किया जाए, राई चूर्ण को यदि 1 ग्राम सुबह शाम लिया जाए 3 से 4 दिन तक, तो इस प्रकार की तकलीफ से राहत मिल सकती है। तो रसोई घर में हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आधी से ज्यादा बीमारियों का इलाज हो सकता है। क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें हैं, शुरू से ही हमें इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करवाती आ रही थी, और हम कर भी रहे थे। तो आज हमें आम जनता के बीच में इसका प्रयोग को बताना होगा
कि किस प्रकार घर की चीजों का प्रयोग करके के हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। कोरोना काल में हमने देखा है कि यदि हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ी हुई थी उसी से हम सुरक्षित रह सके। यदि हम आज अमेरिका की बात करें, अमेरिका की जो जनसंख्या है वो भारत से 1/4 है। अमेरिका के पास पूरे संसाधन थे, लेकिन अमेरिका में जो मौतें हुई हैं वो भारत की तुलना में 4 गुना ज्यादा हुई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई थी। हमारा जीन इस तक आया क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते थे और लगातार जीन के लेवल पे वो इम्यूनिटी हमारे अंदर आई है और लगातार हम किचन के मसालों का बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। हमें खुद को पता नहीं कि हम कितने आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। हम लगातार, जैसे मान लीजिए, हम नमक का, मिर्च का, हल्दी का, धनिये का, जीरे का, राई का, लौंग का, काली मिर्च का, इन सब का प्रयोग लगातार करते हैं। दीज आर आयुर्वेदिक मेडिसिन। और इन सब मेडिसिन का प्रयोग करने, यदि हम लहसुन का प्रयोग करते हैं और शुंठी का प्रयोग करते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड को थोड़ा थोड़ा पतला बनाते हैं, जिसको जो एस्पिरिन टाइप की मेडिसिन जो दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं कि खून को पतला करके रखे। आपकी जानकारी में एक बात और डालना मैं चाहता हूँ कि यूरोकाइनेस आपने नाम सुना होगा। यूरोकाइनेस एक गोमूत्र में पाया जाता है। यूरोकाइनेस गोमूत्र में पाया जाता है और ये क्या करता है कि एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ये चाइना ने इसका पेटेंट भी लिया है और ये क्या करता है कि खून को पतला करता है। हृदय रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोरारजी देसाई के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक बात आपको बताऊंगा कि मोरारजी देसाई स्वयंमूत्र चिकित्सा करते थे और वो 100 साल तक जिए। तो स्वयंमूत्र का भी अपना एक प्रयोग है। यह स्वयंमूत्र की मैंने इसलिए बात की है कि कैंसर में गोमूत्र का एक विशेष प्रभाव है। गोमूत्र जब हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से रोगी को फायदा मिलता है। गोमूत्र क्षार 2 प्रकार का होता है, पानी क्षार और प्रतिक्षारणीय क्षार। पानी क्षार का मतलब होता है क्षार 2 प्रकार के हो सकते हैं, जानता क्षार और औषधि क्षार। क्षार बनाने के बाद में हम पानी में घोल करके इसका प्रयोग करते हैं तो ये कीमोथेरेपी की तरह कार्य करता है। क्योंकि कीमोथेरेपी का काम क्या है? रिड्यूस द साइज ऑफ ट्यूमर, किल द कैंसर सेल एंड रिड्यूस द मेटास्टेसिस। तो यदि गोमूत्र का प्रयोग करते हैं तो गोमूत्र निश्चित रूप से कैंसर में काम करता है और अनेक हजारों मरीजों में इसका प्रयोग हमने देखा है। जैसे हम कीमोथेरेपी को समझे तो कीमोथेरेपी एक प्रकार की रसायन चिकित्सा है जो आयुर्वेद में बताई गई है। लेकिन आयुर्वेद में जितने भी रसायन बताए गए हैं उनका साइड इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट मिलता है। और एक रोचक बात और बताना चाहूंगा कि आजकल स्वर्ण भस्म का प्रयोग कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ में एलोपैथिक साइंस द्वारा भी किया जा रहा है। फोटोथर्मल कैंसर थेरेपी, a gold nanoparticle in chemotherapy and radiotherapy is the use of colloidal gold in therapeutic treatment। नई जो टेक्निक्स मार्केट में आ रही हैं उनमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ में गोल्ड नैनो पार्टिकल का यूज किया जा रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कि इनके दुष्प्रभाव को बचाया जा सके। तो स्वर्ण भस्म का प्रयोग तो हम काफी समय से कर रहे हैं। स्वर्ण भस्म का प्रयोग तो हम हजारों साल पहले से कर रहे हैं। तो आज जो स्वर्ण भस्म का प्रयोग एलोपैथी साइंस के द्वारा किया जा रहा है उसका प्रभाव हम पहले ही देख चुके हैं। स्वर्ण भस्म के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताना चाहूंगा कि वो किस प्रकार कैंसर में काम करती हैं। कैलकाटा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिसर्च सेंटर में 2005 से 2010 के बीच में एक स्टडी हुई। द स्टडी प्रोटोकॉल वाज अप्रूव्ड बाय आईईसी, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी। इनमें हमने देखा कि कैंसर जो है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में स्वर्ण भस्म का अच्छा प्रयोग है और उन्होंने देखा कि 10 मरीजों में लगभग 7 मरीजों में जो कैंसर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा था वो धीरे धीरे कम हुआ और अल्टीमेटली खत्म हो गया। क्योंकि कैंसर में कुछ इस तरीके से कोशिकाओं का एक प्रभाव होता है जो इसको स्वर्ण भस्म में समाप्त कर सकता है। स्वर्ण भस्म में लेखन का तात्पर्य है ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को कम करना, ट्यूमर की आकृति को कम करना, विष दोष हर प्रनन, विषगर दोष प्रशमन। अर्थात कीमोथेरेपी के जो उपद्रव होते हैं, कई बार हम देखते हैं जैसे ही कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो मरीज के बाल का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, भूख लगना कम हो जाता है, पेट में मुंह में छाले हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है, पेशेंट स्ट्रेस में चला जाता है। इन सब चीजों को कम करने के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ में गोल्ड के नैनो पार्टिकल का यूज किया जा रहा है। गोल्ड चूंकि आयुर्वेद में रसायन का प्रयोग करता है, इसका जो रस होता है वो कषाय तिक्त मधुर होता है। और ये गुणों की यदि बात करें तो गुरु स्निग्ध पिच्चल जो इसके गुण होते हैं वो एंटी कैंसरस के रूप में कार्य करते हैं। वीर्य इसका शीत है और विपाक में मधुर होता है। कई बार हम देखते हैं कि स्वर्ण के स्थान पर स्वर्ण माक्षिक का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि स्वर्ण जो होता है उसका विपाक तो मधुर है, लेकिन स्वर्ण माक्षिक जो है उसका विपाक जो है वो कटु है। इस तरह स्वर्ण भस्म के जो प्रयोग हैं उसके जो प्रभाव हैं वो ज्यादा बेहतर है।
अनुपान की यदि बात करें हम, तो स्वर्ण भस्म के अनुपान के रूप में हम घी को, काली मिर्च को, त्रिकटु को प्रयोग में लिया जा सकता है। यदि स्वर्ण को दूध के साथ में प्रयोग करते हैं तो विषनाशक होता है। इसलिए हम कई बार क्या होता है कीमोथेरेपी के जो पेशेंट होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आते हैं, हम स्वर्ण भस्म को दूध के साथ प्रयोग कराते हैं। इसके हमारे अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उनका प्रयोग किया जा रहा है और अच्छे बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता और उद्देश्य यही है कि अब हम कुछ बात करते हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में। हमारे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट आते हैं, चूंकि ड्रग एडिक्ट होते हैं, आज हमारी बैक हमारे पास जितने भी कैंसर के मरीज आते हैं। Sir, 1 second. Sir, actually, it takes time. So, what we Okay. can do is we can come the slide forward very early, actually. So, is it okay to be on this slide, sir? ओके। अभी हमारे पास जितने भी कैंसर के जो मरीज आते हैं, हम देखते हैं कि वो एडिक्ट हैं किसी ना किसी तरीके से। तो एक डी एडिक्शन करना भी एक बड़ा टास्क है और आयुर्वेद में इसको बेहतर तरीके से सोल्व किया जा सकता है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है और उद्देश्य यही है कि हम स्वस्थ रहें, बीमार ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है। शरीर में रोजाना बनने वाले विषाक्त द्रव्यों को यदि शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो हम कभी बीमारी। इस तरीके से स्वस्थ रहने के जो विचार बताए गए, स्वस्थ रहना किस प्रकार से जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या प्रयोजन किए जा सकते हैं, ये केवल और केवल आयुर्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट। व्हाट इज ड्रग एडिक्शन? ड्रग एडिक्शन क्या होता है, लोग इससे किस प्रकार के परेशान हैं? ड्रग एडिक्शन इज a condition in which any person believe that sense of well-being achieved only through any type of drug, alcohol, nicotine, cannabis, tea, heroin, पान, बीड़ी और मसाला। इसका मतलब ये है कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी मरीज को, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसके बगैर सुखी रहना, आनंद पाना मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद में जितने भी मादक द्रव्य हैं, इनका औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम भांग की बात करें, कैनबिस सटाइवा की बात करें, तो भांग जो होता है उसको औषधि रूप में हम प्रयोग में लाते रहे। निकोटिन को भी हम औषधि रूप में प्रयोग में लाते रहे। तो ये सारे जैसा कि यदि मात्रा युक्त यदि हम इसका प्रयोग करें तो ये औषधि के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यदि हम मात्रा से अधिक में कार्य करेंगे तो ये शरीर पर विपरीत प्रभाव डालेगा और गंभीर बीमारियों को पैदा करेगा। इन रूटीन लाइफ हमारे पास जब भी कोई गुड सिग्नल आता है, एप्रिशिएट करता है, कोई प्रेस करता है, कोई क्लैपिंग करता है, म्यूजिक, एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना, लाइफस्टाइल, सेक्स, मूड मेकिंग, डिसीजन, जब भी हमारी कोई तारीफ करता है या हमारे साथ इस तरीके की कोई भी चीजें घटित होती हैं तो हमारे ब्रेन से एक डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन हमें एहसास दिलाता है कुछ बेटर, अच्छा होने का। यदि मान लीजिए किसी आदमी ने हमारी तारीफ की और वैसे ही मिड ब्रेन से डोपामिन निकलता है और वो हमें बेहतर तसल्ली दिलाता है, बेहतर लगता है और व्यक्ति खुश होता है। किंतु यदि हम कोई नशा लेने लगते हैं, जैसे जैसे हम कोई दवा और नशा लेने लगते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और जहां हम थोड़े से में खुश हुआ करते थे, अब उसे प्राप्त करने के लिए इन दवाओं की और नशे की निर्भरता बढ़ती जाती है, क्योंकि डोपामिन अब सामान्य अवस्था में कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता। सिंपल भाषा में यदि आपको बताऊं तो कई बार कोई आदमी खुश होता है, दुखी होता है तो उसमें नशे का सेवन करता है। वो इसीलिए करता है कि अब उसकी जो आदत है वो ज्यादा हो चुकी है और बिना नशे के उसको इन चीजों से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी की स्थिति में क्या होता है कि पेशेंट धीरे धीरे नशे की ओर बढ़ता जाता है, उसके डोपामिन का स्तर बढ़ता जाता है और ये गंभीर स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में इलाज करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद में चरक संहिता में हजारों वर्ष पूर्व शराब पीने से होने वाले रोग को मदाते रोग का नाम दिया और इसके सारे लक्षण और चिकित्सा बताई गई। नेक्स्ट। बुद्धि लुम्पति या द्रव्य मदकारी तदुचित तमो गुण प्रधानम च तथा मध्य सुराज। आचार्य सारंगधर ने बताया कि जितने भी शराब में जितने भी गुण होते हैं
वो सारे गुण विष में पाए जाते हैं। तो शराब पीना वैसा ही है जैसा जहर पीना। जहर जिस प्रकार धीरे रोगी को धीरे धीरे मारता है, उसी प्रकार शरीर जो होती है वो हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो होती है उनको धीरे डैमेज करती रहती है और अल्टीमेटली पेशेंट एक गंभीर अवस्था में पहुंच सकता है। नेक्स्ट। अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर में हमने कैंसर रोग की एक इकाई खोली जिसमें लगभग 400 से 500 मरीज कैंसर का इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से आते हैं। हमारे पास में मुख्यतः 6 प्रकार के मरीज आते हैं जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। पहले तो हमारे सामने वो मरीज आते हैं जो कैंसर का कहीं ना कहीं इलाज लेना नहीं चाहते। यदि वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिनसे उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं दी जा सकती है, या वो बुजुर्ग हैं जिनको पैलिएटिव केयर पे रखना होता है, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक मेडिसिन का अच्छा रोल है। सेकंड टाइप के वो मरीज है जो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनके सामने आ रहे हैं, इसलिए वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं ताकि उन कॉम्प्लिकेशंस को खत्म किया जा सके। तीसरे पेशेंट इस प्रकार के हैं जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी स्टार्ट करने से पूर्व ही हमारे पास आते हैं और वो ये चाहते हैं कि कुछ मेडिसिन उनको ऐसी दी जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो। तो हम उन्हें कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले 7 दिन पूर्व से ही कुछ पित्त शामक दवाओं और रसायन दवाओं का सेवन करवाने लग जाते हैं जिससे उनको उनके कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। चौथे प्रकार के मरीज वो हैं जिनको किसी न किसी प्रकार का वुंड्स बना हुआ है। जैसे हम यदि कहें ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी है या कोई लाइपोमा है, लिम्फोमा, इनकी सब जो सर्जरी होती है तो डिफरेंट टाइप का वुंड बनता है जो शरीर में ऊपर बनता है। तो उस वुंड की सर्जरी के लिए हमने कुछ पेशेंट में ट्रायल भी किया। जैसे कि आयुर्वेद में एक जात्याजीकृत नाम की मेडिसिन जो सारंगधर संहिता में बताई है, गाय के घी से बनी हुई, जाति नींबू पटोला नाम, नक्त मालस्य पल्लवा, सिक्तम समधुकम कुष्टम, दो निशे कटोरोहिणी। तो ये जो मेडिसिन बताई गई है एक्चुअली, तो इस मेडिसिन का हमने कैंसर के घाव में प्रयोग किया और हमने देखा कि कैंसर के घाव को भरने में तेजी से इसका प्रयोग किया सकता है। हमने देखा कि कैंसर के मरीज में जो एक्चुअली फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, कैंसर के घाव में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो कैंसर को घाव को सही नहीं होने देते। और यदि कैंसर के मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है और उसको सर्जरी के दौरान कोई घाव हो गया है और यदि उसको कीमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी घाव को भरने नहीं देती है। ऐसी स्थिति में यदि गाय का घी हम प्रयोग में लेते हैं तो गाय के घी की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, लोकल एप्लीकेशन करने से घाव जो होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो इस प्रकार के कैंसर के मरीज हमारे पास आते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपके स्लाइड पे आप देख रहे हैं आयुर्वेद में एक बड़ा कैंसर के मरीजों का विश्वास। धीरे धीरे कैंसर के मरीज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सस्पेक्टेड ये है कि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं और हम उन्हें यदि बायोप्सी के लिए बोलते हैं या हम उनको रेफर करते हैं दूसरी जगह, तो पेशेंट दूसरी थेरेपी में नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि कैंसर में आयुर्वेदिक दवाइयों का अच्छा प्रभाव है, आप आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा ही हमारा इलाज कीजिए। तो हमें आवश्यकता है कि आज हम हमारी जो मेडिसिन है जो कैंसर पर काम करती है उन पर क्लिनिकली रिसर्च करेंगे, उन पर हमें स्टेबिलिटी होना जरूरी है। हम उनके प्रभाव को दुष्प्रभाव को दोनों को देखें ताकि हम मरीजों के हित में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। इसके लिए हम लगातार जो विश्व कैंसर दिवस है या जागरूकता दिवस है, इसमें हम लगातार कैंप के माध्यम से, पर्चे वितरण के माध्यम से, रैली के माध्यम से लोगों के बीच में जाके कैंसर के प्रति जागरूकता ही फैला रहे हैं। और इसका फायदा हमें ये भी मिलता है कि जागरूकता फैलाने के बाद में जो कैंसर के मरीज होते हैं वो निश्चित रूप से इलाज करवाने के लिए आयुर्वेद की तरफ आते हैं और उनको फायदा भी हो रहा है। क्योंकि किसी ओपीडी में लगातार कैंसर के मरीजों को बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो जो मरीज है वो आयुर्वेदिक दवाइयां लेकर फायदा ले रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडिक्शन। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एडिक्शन एक मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है और धीरे धीरे उससे छूट पाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडिक्शन। ए फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड और ए हैबिट फॉर्मेशन सब्सटेंस। कोई चीज की आवश्यकता हमेशा हमारे शरीर को रहती है। जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो हम सुख होता है, दुख होता है, किसी प्रकार की सर्कमस्टेंस होती है तो हमारे शरीर में उस तत्व के निकोटीन की आवश्यकता होती है तो हमें बेटर फील होता है। ये कुछ समय के लिए फील होता है लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर की जो ऑर्गन्स हैं या हमारे मोटर सेंसरी सिस्टम है इसको धीरे धीरे डैमेज करता जाता है। सच एज ए ड्रग और एल्कोहल। इन फिजिकल एडिक्शन द बॉडी अडेप्ट
In physical addiction, the body adapts to the substance being used and gradually require increased amount to reproduce the effect originally produced by smaller dose. धीरे धीरे छोटी छोटी डोज से हम इसको स्टार्ट करते हैं. नशे की शुरुआत यहीं से होती है. नशे की शुरुआत यहीं से होती है. छोटी छोटी उम्र के बच्चे छोटी छोटी डोज में नशे को शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है. सोशली देखते हैं हम कि कैसा ऐसा नहीं है कि नशा जो बढ़ रहा है वो केवल नशे वाली चीजों को लेने से ही बढ़ रहा है. Common behavioral addiction people often seek therapy and other professional support to address include shopping addiction. आज शॉपिंग का एडिक्शन हम देखते हैं. लोग मॉल्स में जाते हैं और एक के साथ एक फ्री सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर आ जाते हैं जिनकी घर पे कोई आवश्यकता नहीं है. एक्सरसाइज एडिक्शन, फूड एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, टीवी एडिक्शन, फेसबुक सोशल मीडिया एडिक्शन. यदि हम कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं, व्हाट्सएप पर डालते हैं और यदि उसके लाइक कम आते हैं तो ये भी एक एडिक्शन है. इससे पेशेंट स्ट्रेस में भी जा सकता है और गंभीर बीमारी को शिकार भी बन सकता है. नेक्स्ट, टी, चाय. जैसा कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि ये इस प्रकार का नशा है कि सबने इसको एडिप्ट कर रखा है. हम किसी के भी घर पे जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं या आपस में बैठते हैं तो चाय सबसे पहले आती है. चाय को नशा नहीं माना जाता, सर्वमान्य नशा है ये, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. इट्स हैविंग कैफीन इन डिफरेंट अमाउंट. Biggest brand worldwide for addiction, acceptable in society. We should not take more than 3 cups. It develops dehydration in body, reduce the absorption of nutritional element in intestine, reduce the absorption of iron in intestine, sleep disturb, lethargy and anxious also. Next, harmful. हम नशा जो लगातार करते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं. ओपियोइड्स इंक्लूडिंग बोथ हेरोइन एज वेल एज प्रेस्क्रिप्शन पेन मेडिकेशंस लाइक ऑक्सीकोडोन एंड मॉर्फिन. मॉर्फिन एक ड्रग है जो कैंसर में सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है. रोगी को जब दर्द की अनुभूति होती है तब मॉर्फिन की डोज दी जाती है. मॉर्फिन की डोज जो होती है वो ऐसा भी होता है कि 4-4 घंटे पर मॉर्फिन की डोज दी जाती है. ऐसी स्थिति में रोगी को दर्द तो होता है, कम हो जाता है, लेकिन वो दोबारा दर्द होने लग जाता है. आयुर्वेद में जितनी मेडिसिन से दर्द निवारक औषधियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं. या पंचकर्म जैसी थेरेपी का प्रयोग करके भी हमने कुछ बोन कैंसर के पेशेंट में भी देखा है जहाँ पे हमने अनुवासन वस्तु दी, उससे रोगी को लाभ मिल रहा है. कैनाबिस, भांग, निकोटिन, एल्कोहॉल व तंबाकू, एम्फेटामिन्स इंक्रीज योर एबिलिटी टू पे अटेंशन. आजकल हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ियों में इस प्रकार की मेडिसिन लेने का जोर ज्यादा आ रहा है. रात्रि को देखते हैं तो कुछ लोग क्या है इस प्रकार की मेडिसिन को लेकर तेज गाड़ी चलाना, तेज गाड़ी भगाना, इस प्रकार के युवाओं में ये नशा तेजी से बढ़ रहा है. कोकेन, कोकेन और कोका प्लांट जो होता है उससे एल्कोहल निकलता है. नेक्स्ट, नेक्स्ट, लगातार धूम्रपान करने से रक्त में उपस्थित गैसों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है जिससे रक्त कोशिकाओं को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता और रक्त कैंसर की उत्पत्ति होती है. हम आजकल प्रदूषण के बारे में बात करते हैं. शहरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जो प्रदूषण के कारण जो गैसेज होती हैं वो शरीर में जाती हैं और शरीर में जाकर के गैसों का इम्बेलेंस कर देती है जिससे हमारी जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती या रक्त कोशिकाओं का जो डीएनए और जीन होता है उसमें कुछ चेंजेस आने की संभावना होती है और ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, AML है या CML है, ये सारे जो कैंसर होते हैं ये प्रदूषण के कारण बढ़ रहे हैं. किसी भी तरह के नशे को या आदत को छोड़ना पूर्णतः मानसिक शक्ति के कारण संभव है. इस दौरान शरीर में आने वाले परिवर्तनों को अवश्य ही चिकित्सा के द्वारा दूर किया जा सकता है. नेक्स्ट, नशे से दूर रहने के लिए आपके चिकित्सक, आपके मित्र, आपके परिवारजन और आप स्वयं आपकी मदद कर सकते हैं. पूर्ण इच्छा शक्ति होने पर अनेक मरीज नशे को छोड़ चुके हैं. नेक्स्ट, हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक योग के द्वारा बहुत सारे मरीज नशे को छोड़ चुके हैं और ऐसे मरीज लगातार हमारी ओपीडी में आ भी रहे हैं जो नशे को छोड़ना चाहते हैं. लगभग आपने देखा कि 53% लोग नशे को छोड़ना चाहते हैं जो अभी नशा कर रहे हैं.
लेकिन वो ना किसी तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता है या मेडिसिन की आवश्यकता है। लगातार तंबाकू, पान, सुपारी एवं उनसे बने उत्पादों का सेवन करने से मुंह के अंदर की म्यूकोसा गल जाती है और घाव बन जाता है, जो कैंसर का कारण भी बन सकता है। जब यदि हमने देखा कई बार जो लगातार तंबाकू का सेवन करते हैं, लगातार विमल, गुटखा, इन सब का सेवन करते हैं, अंदर की म्यूकोसा गलती है, गलने के बाद में गाढ़ा घाव हो सकता है। एक तो जब हम उसकी बायोप्सी कराते हैं तो कई बार स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के रूप में वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट। तो हमारी आम जनता से यही निवेदन होता है कि वो इस प्रकार के जो तंबाकू के उत्पाद हैं या सिगरेट है, इन सबको छोड़ें और एक बेहतर जीवन जी सकें। नेक्स्ट। आयुर्वेद में नहीं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका यूज करने के बाद में कैंसर पर राहत मिल जाती है। यदि हम सिंपल एक मेडिसिन की बात करें, तुलसी, ओसिमम सेंटम। तुलसी के बारे में अभी यदि बात करें तो तुलसी का जो प्रमुख प्रयोग किया जाता है वो मुंह के कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता है। इसमें जब हम मुंह में तुलसी को लेकर चबाते हैं तो उसमें ग्लूटाथियोन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर की जो ट्यूमर होता है उसकी ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। इससे क्या ट्यूमर धीरे धीरे कम होता है और उसको खत्म किया जा सकता है। इसमें एक यूजेनोल नाम का पदार्थ पाया जाता है तुलसी में। ये क्या करता है, कैंसर की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको धीरे धीरे कम कर देता है। ब्लड सप्लाई कम होने से क्या होता है, ट्यूमर छोटा हो जाता है, एंजियोजेनेसिस कम हो जाता है और उसके मेटास्टेसिस को भी रोका जा सकता है। 2006 में एक इन विवो स्टडी हुई है और ये पबमेड में छपी है। इसमें इन विवो स्टडी में क्या किया गया है कि कुछ चूहों को आयोडीन 131 का प्रयोग किया और ट्यूमर को डेवलप किया, और इसी के साथ में तुलसी का प्रयोग भी किया जाए। तुलसी का प्रयोग करने से जो ट्यूमर जो डेवलप हुआ था वो धीरे धीरे उसकी साइज कम होती गई। एक्चुअली जो हल्दी है, इट इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मल डीएनए। ये जो तुलसी क्या करती है, रेडिएशन के दौरान इसका प्रयोग करना चाहिए। अभी यहाँ की जो लोकल कैंसर हॉस्पिटल है उसके साथ हम मिलकर के काम करने जा रहे हैं। वहाँ की इथिकल कमेटी में भी हम इसको रख चुके हैं। हम जो हेड एंड नेक कार्सिनोमा में जो रेडिएशन दिया जाता है, इसमें क्या होता है कि रोगी जो होता है उसका फाइब्रोसिस हो जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो डैमेज हो जाती है, लार कम होता है और उसके बाद में उसको स्वाद आना भी कम हो जाता है। तो अभी हम इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। लगभग 400 से 500 मरीजों में, कैंसर के मरीजों में, हेड एंड नेक कार्सिनोमा में हम इसका यूज करेंगे तुलसी का। और चूंकि जो एलोपैथिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो पहले से इसको यूज कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि तुलसी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अभी इसको एक बड़े सैंपल पे करने की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यदि हम कैंसर के रोगी में तुलसी का प्रयोग करते हैं तो एक्चुअली क्या है कि कैंसर के रोगी में जो स्ट्रेस के कारण जो एड्रीनलिन या कोर्टिसोल बढ़ा हुआ रहता है, तुलसी इसको रेगुलेट करता है, धीरे धीरे कम करता है। तुलसी को चबाकर जब हम खाते हैं तो उसमें एक मेंथोल नाम के ठंडा तत्व होता है। जो कि हमारे में बीड़ी सिगरेट पीने वाले मरीज आते हैं तो हम उनको पंच तुलसी अर्घ को लेने की सलाह देते हैं। तो जैसे ही पंच तुलसी अर्घ लेता है तो उसके गले में उसको यहाँ पर ठंडापन, मेंथोल के कारण ठंडापन महसूस होता है। उससे उसकी जो सिगरेट और बीड़ी पीने की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लगातार बीड़ी सिगरेट का सेवन करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता कम हो जाती है, फाइब्रोसिस होकर फेफड़ों का साइज कम हो जाता है और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट। देखिए, दिस इज द टू लॉब्स, वन इज हेल्दी एंड वन इज अनहेल्दी फेज ऑफ लंग्स। नेक्स्ट। नो डाउट योगा। 1931 में डॉक्टर बारबर्ग को नोबेल प्राइज मिला। वो सिर्फ इसलिए मिला था तो उन्होंने एक थ्योरी जो डेवलप की थी उसे हमने कहा वारबर्ग इफेक्ट। उन्होंने देखा कि जब जैसे जैसे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर कोशिकाओं का विभाजन धीरे धीरे कम हो जाता है और कैंसर पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए अब लगातार अनुलोम विलोम का और योगा का प्रयोग करवाते हैं कैंसर के मरीजों में। इससे उनके कैंसर की जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कैंसर का मेटास्टेसिस होता है वो कम होता है। चूंकि ऐसा मानते हैं कि कैंसर जो होता है उसका जो कारण है वो मुख्यतः है एसिडिक डाइट। हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, उसके कारण क्या होता है कि शरीर में जो सेल डिवीजन होता है उस समय जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो ज्यादा बनते हैं।
इसलिए यदि हम क्षारीय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें तो इसको रोका जा सकता है। जैसे हम मरीज को कहते हैं कि नारियल के पानी का प्रयोग किया जाए, यहाँ पर हम गोमूत्र का प्रयोग भी करते हैं। गोमूत्र की जो पीएच होती है वो 7.4 से 8.4 होती है। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कैंसर की दवाई के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाए, ये भी शारीरिक तत्व है। यदि हम हमारी औषधियां जितनी भी उगती हैं जमीन के अंदर से, जितनी भी औषधियां आ रही हैं वो सब शारीरिक प्रकृति की है। लेकिन अभी आजकल क्या होता है कि हम पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज करने लगा है। पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज करने से जो हमारी औषधियां आ रही हैं उनकी एसिडिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये कैंसर का कारण बनती जा रही है। तो हमें हमेशा जो है वो, जैसे हम जल की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, सबकी पीएच जो होती है वो क्षारीय होती है। क्षारीय प्रवृत्ति की पीएच का जैसे जैसे हम प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे कैंसर और कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनको रोका जा सकता है। बीइंग स्मोक फ्री कैन प्रिवेंट 15 टाइप ऑफ कैंसर। यदि आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आप 15 प्रकार की कैंसर से बच सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये शराब से कुछ कमाई है, कुछ डाटा है कि किस प्रकार राजस्व के द्वारा गवर्नमेंट को इससे कमाई होती है। नेक्स्ट these are the cancers due to the alcohol: mouth and upper throat, larynx carcinoma, esophagus, breast carcinoma in women, hepatic carcinoma, bowel carcinoma. Next. How to get rid of alcohol? कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि धीरे धीरे हम शराब को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम शराब पिए तो उसे किस प्रकार से पिए। तो अवॉइड साल्टी फूड, और जब भी शराब का सेवन करें तब तीखे मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करें। यूज ड्रिंक विद लो एल्कोहल कंसंट्रेशन, पानी की मात्रा को ज्यादा मिलाएं। डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल विद बियर्स और स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सिप एल्कोहल स्लोली, ड्रिंक मोर वाटर। डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल व्हेन फीलिंग, जब आपको तेज भूख लगे तब आपको शराब नहीं पीना है। चेंज द ड्रिंकिंग हैबिट्स, एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ वाइन, मेक योर इंटेंशन नोस। नेक्स्ट दिस इज द ट्रीटमेंट प्लान फॉर डी एडिक्शन। नेक्स्ट management of addiction: adequate nutrition and rest, manage associated disease, reduce acidosis, IV fluid, electrolyte correction, tranquilizing drugs just like Rasayan, correction the vitamin deficiency just like vitamin C, vitamin D and iron, psychotherapy, music therapy. अभी हम जितने भी जो एडिक्शन के मरीज होते हैं उनको ओपीडी में बुलाते हैं। हम ऐसे मरीजों को भी बुलाते हैं जो अपने नशे को छोड़ चुके हैं। तो जब वो उनके बीच में आते हैं तो जो रोगी नशा कर रहे हैं उनको एक संबल मिलता है कि यदि इन्होंने छोड़ा है तो हम भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डी एडिक्शन। लोगों को हम बुलाते हैं, एक साथ बिठाते हैं और आपस में उनको डिस्कस भी कराते हैं, और ऐसे लोग भी इनके बीच में होते हैं जो नशे को छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट online therapy is very important part of de-addiction. Next, medication, no doubt, this is the important way of de-addiction. Next, acute withdrawal symptoms: motor instability, blood vision, impaired reflex action, reduced mental function, increased pulse rate, hypotension, dilated pupil, drowsiness, headache, vomiting sensation, food poisoning, and diarrhea. Next, these are the chronic withdrawal symptoms like the acute symptoms. शिरोधारा के द्वारा जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर किया जा सकता है, स्पेशली इन डी एडिक्शन। नेक्स्ट, these are the stages of liver cirrhosis in a chronic alcoholic patient. Next,
दिस इज द नशा मुक्ति योग। जो नशा करने वाले रोगी हैं उनमें इस प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग किया गया है जो त्रिदोष समानक है और धातुओं का शोधन करती हैं, धातुओं की साम्य करती हैं। नेक्स्ट, just Brahm Rasayan, Chyawanprash, Pipli Rasayan, and another type of Rasayan you can use in the addiction. Next. These are some medicine used for the de-addiction patient, just like organic haldi. Next. We can use wheatgrass powder. It is a wonderful multivitamin in Ayurveda. Next. Giloy, all of you know about the giloy. Next. आमल की रसायन पित्त शामक है और रसायन का प्रयोग बहुत बेटर है इस तरह के मरीजों में। नेक्स्ट, मुलेठी का प्रयोग जो है वो एंटी कैंसरस के रूप में बहुत होता है। जब कैंसर का मरीज हमारे पास आता है तो हम उसको शुंठी क्वाथ का सेवन करवाते हैं। हमेशा बोलते हैं कि आप शुंठी को उबाल लीजिए 1 लीटर पानी में और उससे दिन भर में उसका लगातार प्रयोग करते रहिए। दिस इज द एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ब्राह्मी, नो डाउट एडिक्शन स्ट्रेस को दूर करने के लिए ब्राह्मी चूर्ण का प्रयोग या ब्राह्मी का आसव के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, काली तुलसी, 5 प्रकार की तुलसी होती है, उसमें जो काली तुलसी है वो ज्यादा बेटर है इस प्रकार के केसेस में। नेक्स्ट, तुलसी जो स्ट्रेस का पेशेंट होता है उसमें कोर्टिसोल या एड्रेनलिन बढ़ा हुआ होता है तो इसको रिड्यूस करती है। नेक्स्ट, सहजन, शिगरू का प्रयोग किया जा सकता है। दिस इज द फुल्ली मल्टीविटामिन इन आयुर्वेदा। नेक्स्ट, तो आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कैंसर और कैंसर जैसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां और इसके जो कारण है जिसमें बहुत बड़ा कारण है नशा, इन सब के कंट्रोल के लिए आयुर्वेद एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में इन सभी चीजों को रोकने के लिए और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इसकी जो दवाइयां होती हैं, औषधि है, उसका प्रयोग अच्छा है, प्रभावी है। इसलिए हम लोगों को जागरूकता के माध्यम से लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि किसी भी प्रकार का नशा ना करें, इससे गंभीर बीमारियां हो सकती है। उससे रोकने के लिए और यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए तो औषधि रूप में आयुर्वेद का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से इसके फायदे होते हैं। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन और आयुष विभाग भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हर दिन हर कार्य आयुर्वेद का प्रयोजन यही है कि हम लोगों के घर घर में जाएं, उनको बताएं कि हमारी जो पुरातन संस्कृति थी, पुरातन सभ्यता थी, पुरातन चिकित्सा पद्धति थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभावी है और इसका हर भारतीय को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी के सुनने के लिए। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Actually, Ayurveda Day is approaching, and you have really given a wonderful information on the wonderful topic. So, if any participant is having any question, you can raise your hand and you can ask, sir. If any query is there, you can either put your question in chat box also. अखिलेश जी, आपको धन्यवाद, आपने हिंदी में जो पूरा लेक्चर दिया इसके लिए धन्यवाद आपको। सर मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और 16 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने मेडिकल की जो पढ़ाई थी उसको पूरा हिंदी में करने के लिए हमारे यहाँ पे किताबें भी छप चुकी हैं और अब मेडिकल की जितनी भी पढ़ाई है वो सब हिंदी में की जाएगी ताकि हमारे जो हिंदी भाषी बालक है जो गाँव से आते हैं उनको पढ़ने में सुविधा हो सके और हम इसको बेहतर जगह दे सकें।
अपना मोबाइल नंबर फीड कर दीजिएगा, जिससे कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करेगा। बिल्कुल सर, इट्स माय प्लेजर। धन्यवाद। Participants, if any query is there, you can raise your hands or either you can type in the chat box. सर डॉक्टर मुरलीधर प्रभु देसाई सर हैं जिनकी तरफ से क्वेश्चन है। उनका सवाल है कि वैक्सीन के सिवा और कोई भी प्रिवेंटिव उपाय है क्या? डॉक्टर मुरलीधर सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई योर क्वेश्चन प्लीज वंस अगेन? मुझे लगता है कि ये सर्विस कार्सिनोमा के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली सर्वाइकल जो कार्सिनोमा है उसमें जो एचपीवी जो उसका मुख्य कारण है वो एचपीवी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो रिसेंटली इसका जो वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है लगभग 2 से 2,500 रुपए की इसकी कीमत है। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम वैक्सीन का भी इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार वैक्सीन लगाने के बाद ही महिलाओं की इस तरह की समस्या रही है। तो प्रिवेंट करना इसके लिए जो सोसाइटी में, जिससे मैंने बात की थी कि महिलाओं को अधिक से अधिक हम सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं ताकि वो गंभीर बीमारियों से बच सकें। जी धन्यवाद सर। सर एक और क्वेश्चन है हमारे पास वैद्य उत्तम जायसवाल सर की तरफ से। उनका सवाल है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, व्हाट इज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? देखिए, गवर्नमेंट ने जो रिकॉग्नाइज किया है वो एलोपैथी सिस्टम में अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग तरह के जो प्रोटोकॉल है, बट इन आयुर्वेदा सिस्टम देयर इज नो ये स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉर कैंसर। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स एंड वैद्य आर गिविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। आज यदि मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट लेवल पर तो कैंसर का इलाज किया जा रहा है आयुर्वेद में, लेकिन एक बहुत सैकड़ों ऐसे सेंटर हैं जहां पर कुछ दवाइयां कैंसर के लिए दी जा रही हैं, चाहे वो भीलवाड़ा के लिए, धर्मशाला, बैतूल, भोपाल, दिल्ली, जहाँ पर जो मेडिसिन दी जा रही हैं उन मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी मरीजों को नहीं है कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी डेंजर फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज द आयुर्वेदा। जी धन्यवाद सर। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? Or anyone would like to share their valuable feedback or any suggestion is there, you can put in chat box or you can raise your hand also. Okay, so sir, I guess we should conclude this session. Yes. So now I would like to present formal vote of thanks for this webinar. So once again, good evening everyone. It's an honor for me to propose formal vote of thanks on 116th webinar of Gyan Ganga Knowledge Week, a webinar series organized by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. On behalf of organizing committee, I would like to extend my humble gratitude to the guest speaker of the day, Dr. Akhilesh Bhargava sir, for the immense contribution to this webinar. Sir, you have really chosen a wonderful topic. Obviously, festive season is there. People are there. They have active and passive smoking also. Moreover, in the festival season, they are more prone to go towards addictions and all sorts of things. So really, you have given deep insights on the topics. Thank you so much for sharing this with all of us. And thank you so much, sir, once again. Now I would like to humbly, wholeheartedly thank respected Vedya Padma Bhushan Devendra Tribhunaji, sir, President, Governing Body, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, for his immense blessings and encouragement contribution. I also present humble thanks to Vedya Manoj Nesri sir, Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, for providing his immense support and guidance. We are highly obliged to you, sir. I also extend heartfelt gratitude to the Director RAV, Dr. Kaustubh Upadhyay sir, for his constant guidance, motivation and support. Thank you so much, sir. I must thank the organizing team of RAV and the volunteer works who work behind the scenes, and their tremendous efforts made this webinar a grand success. I also thank all the respected Gurujans and the participants who are connected to us from the different parts of the country in spite of their busy schedules. Thank you so much once again, everyone, for being there with us. So before we conclude this, I would like to wish all of you very happy festive season. Stay safe, stay healthy.
And the topics and the speaker for the next webinar will be shared with all of you very soon. And thank you once again. Thank you so much, sir, for being there with us. And thank you so much for sharing your views on a very important and widespread topic. And you have really given us deep insights on the topic, and your valuable information is really worth it. Thank you so much, sir, for all the time that you have given for this webinar. Participants, you can leave this webinar.